गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने पिछले वीडियो में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को पढ़ा और जाना भी। चलिए आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप बताते हैं, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर। जैसे आप लोग मॉडल पढ़ा होगा या बोरबरी के नियमानुसार आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाना होगा, वहां से आपको कोष इन सब के बारे में पता चला होगा। तो उन्हीं सबको जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, आप हेडिंग डालिएगा पहले क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, पहले इसके बारे में थोड़ा परिचय देते हैं आपको, क्वांटम नंबर है क्या। जैसे मान लीजिए अगर कोई विदेशी आता है और सीधे आपसे पूछता है कि अपना परिचय दो, तो क्या उसे आप सीधे अपने गांव का नाम बताते हैं? नहीं ना। आप उसे क्या बताओगे कि मैं भारत देश का रहने वाला हूं। भारत में एक राज्य है, उस राज्य का हूं। उस राज्य में भी एक जिला है, उस जिले में रहता हूं। उस जिले में भी एक गांव, उस गांव का मैं निवासी हूं। इस तरह से अपना परिचय दोगे। ठीक है, उसी तरह से हम जानते हैं, उसी तरह से परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की जानकारी दी जाती है, जानकारी मिलती है कुछ संख्याओं के द्वारा। और जिन संख्याओं के द्वारा हमें परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी मिलती है, वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है क्वांटम संख्या। ठीक है, तो आप डेफिनेशन पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको। हेडिंग डालिए क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। नोट कीजिएगा इसमें। ठीक, लिखिए जिन संख्याओं द्वारा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा या स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं। ठीक, नोट कर चुके आप सभी लोग। तो जब सुनेगा एक बार, जिन संख्याओं द्वारा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा व स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, वही क्या कहलाती है? क्वांटम संख्या कहलाती है। हो गया? चलिए ठीक। क्वांटम संख्याओं के प्रकार, पहले हम चारों नाम बता देते हैं आपको, उसके बाद फिर से क्रम से एक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें से पहला हम लोग जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। पहला कौन सा है? मुख्य क्वांटम संख्या। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है द्विअंशी क्वांटम संख्या। द्विअंशी क्वांटम संख्या। द्विअंशी क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल
क्वांटम नंबर, मुक्त क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। अगला है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट में एक और है, कौन सा? चक्र क्वांटम संख्या। कौन सा क्वांटम संख्या? चक्र क्वांटम संख्या। फिर स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम जानते हैं क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें से आप जाने पहला मुक्त क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्र क्वांटम संख्या। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद क्रम से एक एक के बारे में देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आप लोग कॉपी पे जरूर लिखते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिए। ठीक, आप लोग नोट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। हम क्रम से एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहला है निकालेगा आपसे लोग मुक्त क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुक्त क्वांटम संख्या, इसे हम देखते हैं। ठीक, याद रखिएगा मुक्त क्वांटम संख्या के द्वारा हमें कोष के बारे में जानकारी मिलती है। मुक्त क्वांटम संख्या के द्वारा हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? कोष के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब सेल के बारे में जानकारी मिलती है। मुक्त क्वांटम संख्या के द्वारा किसके बारे में जानकारी मिलती है? मुक्त क्वांटम संख्या के द्वारा सेल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, या इसे हम मुक्त ऊर्जा स्तर दिखाते हैं। मुक्त क्वांटम संख्या के द्वारा हमें कोष या मुक्त ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। मुक्त क्वांटम संख्या को यन से व्यक्त करते हैं। याद लिखा कीजिएगा, इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल यन से व्यक्त करते हैं। यन का जो मान होता है, यन का मान जो होता है, क्या होता है? यन का मान 1 2 3 4 शुआन अनंत तक, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर अनंत तक हो सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं यन का मान क्या हो सकता है? यन का मान कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, कोई भी क्या हो सकती है? कोई पूर्ण संख्या होती है शून्य को छोड़कर। ऐसे में तो आप जाने से भी लो मुक्त क्वांटम संख्या क्या है? मुक्त क्वांटम संख्या के द्वारा हमें कोष या मुक्त ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। इसे हम किससे प्रकट करते हैं? यन से प्रकट करते हैं। यन का मान क्या होता है? एन का मान 1 2 3 4 आदि हो सकता है शून्य को छोड़ करके। मतलब यन एक पूर्ण संख्या होती है। यन क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। केवल किसको छोड़कर? केवल शून्य को छोड़कर। तो आपको ये भी पता चला होगा मुक्त क्वांटम संख्या क्या? मुक्त क्वांटम संख्या के द्वारा हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? कोष आप लोग जानते हैं, कोष या इसे आप लोग कक्षा भी कहते हैं। आप लोग जानते ना परमाणु कैसा होता है? परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है? परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु के मध्य में क्या होता है? परमाणु के मध्य में नाभिक होता है। परमाणु के मध्य में क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक पर आप जानते कैसा आवेश होता है? प्लस चार्ज होता है। नाभिक के बाहर क्या होती है? नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। यही तो होती हैं, नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आपने पढ़ा होगा, बोहर के अनुसार गत्या विन्यास बताया गया होगा, तो भी आप जान लेंगे कि परमाणु होता है, परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के बाहर क्या होती है? वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। यही क्या नाभिक है ना? नाभिक आपका नाभिक है, न्यूक्लियस है। नाभिक के बाहर का पहला कोष है, इसे आप n बराबर 1 लिखते हैं। n बराबर क्या लिखते हैं? n बराबर 1 लिखते हैं। आप इसे n बराबर को क्या जानते हैं? 2 जानते हैं। इसे आप n बराबर क्या जानते हैं? 3 जानते हैं। इसे आप क्या जानते हैं? बराबर 4 जानते हैं। और भी हो सकता है, अनंत तक हो सकता है, ये तो जानते हैं। यही इनका मान है, यही कोषीय कक्षाएं हैं। ठीक,
इन्हीं कोषों या कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आगे बताएंगे आपको कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आपने पढ़ा होगा बोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, हमारे कहने का मतलब क्यों, आपको कोष बता रहे हैं, यही आपका कोष है, ये कक्षा है, या इसी को हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। कन्फर्म, चलिए ठीक, ये हुआ। आप इसे अगर अक्षर के रूप में लेना चाहिए, लिख सकते, जानते बताया कि आपको n बराबर 1 के लिए आप के भी जानते हैं, क्या जानते हैं, के। दूसरे को आप n के नाम से जानते, तीसरे को आप n के नाम से जानते, चौथे को आप n के नाम से जानते, और भी हो सकता है। ये भी आप लोगों ने पढ़ चुके, आप लोगों ने पढ़ा है के एल एम एल ओ पी क्यू आर, जो भी होगा इस तरह से क्या करते हैं, कोषों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर ये क्या है, सेल है, कोष या कक्षाएं हैं, जिनका मान हम लोग जानते हैं। क्या, अगर एक कहीं पे लिखा गया 1 2 3 4, तो हम जानते हैं कि उस नाभिक के कोष के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आप लोग जाने यन क्या होता है, कोष या कक्षाएं होती हैं, कोष या कक्षाएं होती हैं। तो हम मुख्य क्वांटम संख्या जाने, मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हमें कोष या कक्षाओं के बारे में, कोष या कक्षाओं या मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। यन का मान क्या हो सकता है, यन का मान बताया गया आपको, यन का मान 1 2 3 4 8 हो सकता है। तो आपको भी बताया गया, वीडियो पीछे करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम संख्या आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रकार हम देखते हैं, अगला प्रकार आपका है दिगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। अभी आपको नाम बताया, इंग्लिश में बताया गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, यही है ना दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या से हमें उपकोष के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिए, इसको नोट किया कीजिएगा। दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, उपकोष के बारे में जानकारी मिलती है। दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा किसके बारे में जानकारी मिलती है, उपकोष के बारे में जानकारी मिलती है। उपकोष होते क्या, उपकोष कोषों में होते हैं। ठीक है, उपकोष के बारे में जानकारी मिलती है। उपकोषों को यल से व्यक्त करते, स्मॉल यल से व्यक्त करते हैं। कोषों को हम किससे व्यक्त करते हैं, यल से व्यक्त करते हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा, दिगंशी क्वांटम संख्या से हमें सबसेल या उपकोष या इसे हम कहते हैं ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, इसे आप किससे व्यक्त करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या को आप यल से व्यक्त करते हैं, स्मॉल यल से व्यक्त करते हैं। ठीक, यल का जो मान होता है वो यन के मान पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, यल का जो मान होता है, यल का मान किसके मान पर निर्भर करता है, यल का मान यन के मान पर निर्भर करता है। ये लाइन नोट कीजिएगा, यल का मान यन के मान पर निर्भर करता है। ठीक, किस यल का मान यन के मान पर निर्भर करता है। ठीक, किसी यन के लिए यल का जो मान होता है, देखते हैं, किसी यन के लिए यल का मान, किसी एन के लिए जो यल का मान होता है ये बराबर होता है n-1। क्या होता है, n-1 शून्य सहित। ठीक है, किसी यन के लिए यल का जो मान होता है क्या होता है, n-1 शून्य सहित। कंफर्म हो रहा है। ठीक, मान लेते हैं, अगर हम क्या कहें, अगर हम आपसे कहें कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए यल के मान बताओ, n बराबर 1 के लिए यल का मान, तो आप बता सकते हैं n बराबर कितना दिया गया, n बराबर 1 दिया गया, n बराबर कितना दिया गया, n बराबर 1 दिया गया। n बराबर 1 के लिए यल का मान आपको याद करना है, ज्ञात कर सकते नहीं, तो हम लिख सकते हैं n के लिए, अगर n बराबर 1 है, n बराबर कितना है, n बराबर 1 है, तो n के लिए यल का मान आप जानते हैं। क्या, अगर आप क्या करें, n का मान दिया गया, एक में से एक को निकाल दे, एक में से एक को क्या कर दिए, निकाल दिए, बराबर कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। मतलब यहाँ पे n बराबर 1 के लिए यल का जो मान होगा, n बराबर 1 के लिए यल का जो मान होगा वो बराबर क्या होगा, बराबर 0 होगा। होगा कि नहीं,
यही तो कह रहे हैं, अगर n का मान दिया हो, यहाँ पे n का मान दिया गया n बराबर 1, अगर n का मान दिया गया हो तो यहाँ पे हम n का मान ज्ञात कर सकते नहीं, क्योंकि आपको फार्मूला बताया गया कि किसी n के लिए जो n का मान होता है n के मान पर निर्भर करता है, और जो n का मान होगा उसमें से एक निकाल देंगे। तो यहाँ पे n बराबर आपका दिया गया, तो n बराबर 1 के लिए n का मान हम जानते हैं -1, मतलब 1 1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप याद कीजिए, किसी भी मतलब एक के लिए यल का मान क्या होगा, ये एक के लिए यल का मान 0 होगा। अगर n बराबर 1 दिया गया है तो उसके लिए यल का मान कितना होगा, 0 होगा। इससे कोई दिक्कत, नो डाउट। ठीक, आगे लिखते हैं, अगर n बराबर 2 दिया गया, कितना दिया गया, n बराबर 2 दिया गया, तो n बराबर 2 के लिए आप जानते हैं यल के मान कितने होंगे, आप बता सकते हैं। ठीक, n बराबर 2 है, n बराबर 2 के लिए आप यल के मान देखिए, आप यहाँ पर देखिए n बराबर 2 का ना, तो एक मान क्या है, शून्य सहित कहा जा रहा है ना, शून्य सहित। एक मान आपका क्या हो गया, एक मान हो गया आपका 0, एक मान क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा मान आपको अपने आप पता चल गया, हम क्या करेंगे, 2 - 1 बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ये भी कंफर्म होना चाहिए कि अगर n बराबर 2 दिया गया, n बराबर कितना दिया गया, अगर n बराबर 2 दिया गया तो n बराबर 2 के लिए हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते ना, कितना आया, एक मान 0 हुआ, एक मान कितना हुआ, 1 आया। ठीक, इसी तरह से और हम देख सकते हैं, अगर n मान हम 3 कहें, कितना दिया जाए, n बराबर अगर 3 दे दिया जाए और कहा जाए n बराबर 3 के लिए n का मान ज्ञात करो, ये भी आप ज्ञात कर सकते हो। n बराबर 3 के लिए n का जो मान होगा क्या होगा, एक मान 0 होगा, एक मान कितना होगा, 0 होगा, एक मान कौन सा होगा, 1 होगा, और एक मान कौन सा होगा आपका, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए यल के जो मान है कौन कौन है, 0 है, 1 है और 2 है। कंफर्म ना, कुछ करना नहीं है आपको। n बराबर 3 कहा गया, n बराबर 3 है ना, इस फार्मूले में मान रखते हैं n बराबर 3 के लिए, n का मान 3 दिया गया, 3 - 1 कितना आ गया, 2 आ गया, फिर 2 हो गया, 2 - 1 कितना करे, 1 आ गया। लेकिन और कुछ कहा जा रहा है, शून्य सहित कहा जा रहा है, तो मान ही तो हुआ, 1 और 0, 1 और 2। तो n बराबर 3 के लिए कुल कितने मान होंगे, n बराबर 3 के लिए भी l के 3 मान है, कौन कौन से, 0, 1 और 2। इसी तरह से आप n बराबर 4 के लिए भी लिख सकते हैं, n बराबर 4 के लिए कुल कितने मान होंगे, n बराबर 4 के लिए भी कुल 4 मान होंगे। n बराबर 4 के लिए कौन से मान होंगे, 4 मान होंगे, कौन कौन से, 0, 1, 2 और 3 होगा। किसके लिए, n बराबर 4 के लिए। हम आशा करते हैं अगर n का मान दिया गया हो तो आप l का मान ज्ञात कर सकते हो। याद रखिएगा एक लाइन, किसी n के लिए l का मान क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जितना n का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, उतना ही l का मान भी होगा। एक लाइन नोट कर लीजिए यहीं पे, मतलब किसी n के लिए यल का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, कंफर्म है ना। जैसे आपको भी हम बताए n क्या होता है, n कोस या कक्षा ही तो होता है, कोस ही कक्षा ही ना। अगर पे पहला कोस n बराबर 1, अभी आपको गोला बना के भी दिखाए थे, के लिए 1 लिखे थे, मतलब पहला कोस हो गया। तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए यल का कितना मान है, यल का केवल 1 मान होता है। वो मान कौन सा, भले मान 0 लेकिन 1 मान तो है ही, 1 मान आपको मिल रहा है। अगर n बराबर 1 मान रखते हैं तो यल का 1 मान प्राप्त होता है। भले ही मान क्या है, 0 है, लेकिन ये भी एक संख्या ही माना जाता है। ठीक है, अगर n बराबर 2 मतलब दूसरा कोस, n बराबर 2 मतलब दूसरा कोस, n बराबर 2 में कुल 2 कोस होते हैं, कौन कौन, एक 0 है, दूसरा 1 है। कंफर्म। n बराबर 3 मतलब तीसरे कोस में कुल कितने उपकोष होते हैं, तीसरे कोस में कुल 3 उपकोष होते हैं। वो कोस कौन कौन से हैं, 0, 1, 2 और 3।
इसी तरह से n बराबर 4 के लिए भी कुल कितने कोस होंगे? n बराबर 4 के लिए n के कुल 4 मान होंगे। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लिया आप सभी लोग। फिर आगे देखते हैं हम। चलो ठीक, नोट कर लिया आप लोग। आगे हम देख लेते हैं इसमें यहीं पे, और इसको आप याद कीजिए। अगर आपको याद है, बड़े आसानी से किसी भी परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपको बताया जा रहा है, अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताया गया होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाएगा तब देखेंगे इसका उपयोग कहाँ पे हम लोग करेंगे, कैसे किया जाएगा। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु, किसी भी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्या का मान बड़े आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसको हम देख तो ले एक बार, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। आप बड़े आसानी के साथ करोगे इलेक्ट्रॉनिक क्या चारों क्वांटम संख्या निकालोगे आप सब। ठीक है, तो अगर हम जानते हैं कि जैसे यल का मान बताया आपको, एल का मान आपको क्या दिखा? 0 था, 1 था, 2 था और 3 था। ये ना यल के मान है। किसी यल के लिए यल के सभी मान हैं। किसी यल के लिए यल का मान, किसी यल के लिए यल का मान 0, 1, 2 और 3। एक कंफर्म है। संख्या के मान दिखाइए, इसी को हम प्रतीक के रूप में लिखें। प्रतीक के रूप में लिखते हैं प्रतीक मान किसी यल के लिए। इसका प्रतीक क्या होता है? जब हम किसी प्रतीक के रूप में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? S, P, D और F लिखते हैं। क्या लिखते हैं? S, P, D और F। ये प्रतीक है। SPDF क्या है? SPDF उपकोष है। SPDF क्या होते हैं? SPDF उपकोष होते हैं। तो यहां से हम ज्यादा आपको कुछ नहीं भ्रमित करना चाहते, आप लोग सीधे लिखिएगा। यल का मान है, यल का मान 0, 1, 2, 3 याद एकदम आप लोग याद कर ले। आज 0 का मान क्या? एल का मान 0, 1, 2 और 3। ठीक, और इसको हम प्रतीक के रूप में लिखना चाहिए। अगर इसको हम प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो प्रतीक क्या होगा? SPD और F होगा। ठीक, SPDF होगा। याद रखिएगा, किसी S के लिए यल का मान हमेशा 0 होता है। ये लाइन आप याद रखिएगा, किसी S के लिए यल का मान क्या होता है? 0। ठीक, किसी P के लिए यल का मान क्या होता है? 1 होता है। P के लिए यल का मान 1। D के लिए मान क्या होगा? D के लिए यल का मान क्या होगा? 2 होगा। और F के लिए यल का मान क्या होगा? 3। तो ये आप जरूर जानिएगा। ठीक, जैसे अगर हम कहीं लिखते हैं, क्या लिखें? 1s2, यही लिखें 1s2। इसके बाद आपको पता होना चाहिए, आपको यही कहेगा कि आपका SPDF है क्या? SPDF उपकोष है। SPDF क्या है? उपकोष। यहाँ पे S भी आपका क्या है? S भी आपका उपकोष है। इस उपकोष के पहले जो भी संख्या लिखा गया होगा, इस उपकोष के पहले जो भी संख्या लिखा गया होगा वो क्या होगा? वो आपका यल का मान होता है। किसका मान होता है? 1s लिखा गया ना, तो यहाँ पे 1 क्या? 1 जो है यल का मान है। 1 क्या है? यल का मान मतलब कोष है। ये क्या है? कोष है। एक क्या है? कोष है। और यस क्या है? उपकोष है। ठीक, ये पता चला आपको। हम लिखते 3D लिखे ना, 3D लिखा गया, इसका मतलब यल का मान यहाँ पे 3 हो गया। यल का मान कितना हो गया? 3। और D के लिए हम यल बराबर D का मान जानते हैं। D का मान आप देख रहे हैं, D का मान कितना होता है? 2 होता है। तो यही क्या क्वांटम संख्या है। मतलब 3D के लिए हम लिखना चाहें, 3D के लिए हम यल का मान लिखना चाहें, 3 आ गया। यल का मान लिखना चाहें, कितना आ गया? 2 आ गया। जो भी हम लिखना चाहें, 3 भी लिखना चाहें या 4 भी लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? 3 भी लिखना चाहें। 3P के लिए अगर यल का मान कहें, यल बराबर कितना? n बराबर 3। और यल बराबर कितना हो गया?
L बराबर P का मान आप देख लें 1 हो गया ना, यही है। अगर हमें n का मान ज्ञात है, ठीक है, तो हम बड़े आसानी के साथ l का मान बता सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम। इसको आप नोट कर लें कि किसी l के लिए l का मान क्या होता है, और इसे हम प्रतीक के रूप में कैसे दिखाते हैं, s, p, d और f। एक बार फिर से देख लीजिएगा, किसी s के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। ये जरूर आप नोट कर लें। ठीक, ये हो गया। आप जाने कम से कम दिगंशी क्वांटम संख्या भी जाने आप। चलिए, और एक लाइन आप लोगों ने नोट किया कि किसी l के लिए l का मान हमेशा कितना होता है, बराबर होता है। किसी n के लिए l का मान हमेशा कितना होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक, तो जाने आप सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं हम। अगली क्वांटम संख्या आपकी कौन सी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, हेडिंग डाल के दिखा कर थोड़ा उसके बारे में। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसके द्वारा हमें ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, ऑर्बिटलों के बारे में जानकारी मिलती है। और ऑर्बिटल को हम किससे डेट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम किससे डेट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से डेट करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को आप किससे डेट करते हैं, स्मॉल m से डेट करते हैं। बस एक कंफर्म हुआ, चुंबकीय क्वांटम संख्या है क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें ऑर्बिटलों के बारे में जानकारी मिलती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या से किसके बारे में जानकारी मिलती है, ऑर्बिटलों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, वो भी कौन सा है, स्मॉल m। ठीक, फिर मान की बात कर लेते हैं अब हम। किसी l के लिए, किसी l के लिए, किसी l के लिए m के मान बराबर, किसी l के लिए m का मान बराबर क्या होता है, -l से लेकर, -l से लेकर +l तक, -l से लेकर के +l तक शून्य सहित, शून्य सहित। ये लाइन कंफर्म है। किसी l के लिए m का जो मान होता है -l से लेकर के +l तक शून्य सहित, चाहे -l से लिखें या इसे भी लिख सकते, अथवा +l से लेकर के +l से लेकर -l तक, -l तक शून्य सहित। ये भी हमको कंफर्म होना चाहिए। अगर m का मान दिया गया हो, किसी भी m का मान दिया गया हो, तो उस l के लिए हम m का मान बड़े आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी l के लिए m का मान -l से लेकर के +l तक होता है शून्य सहित, या +l से लेकर के -l तक हो सकता है शून्य सहित। कंफर्म, ये नोट कर लीजिएगा आप। उदाहरण हम आपको बताते हैं फिर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक कंफर्म है ना, -l से लेकर +l तक। अब देखते हैं l का मान दिया होना, अगर हमने l बराबर 1 दिया गया, l बराबर कितना दिया गया, l बराबर 1 दिया गया, l बराबर कितना दिया गया, 1 दिया गया। कहा l बराबर 1 के लिए m के कुल कितने मान संभव हैं, हम बता सकते हैं। आप बताएंगे ना, -l से लेकर के +l तक शून्य सहित। तो l बराबर 1 के लिए, l बराबर 1 के लिए m के संभावित मान, संभावित मान बराबर, l बराबर 1 के लिए m के संभावित मान बराबर, आप देख रहे हैं लिखे -l से लेकर +l तक या +l से लेकर -l तक। ठीक, शून्य सहित।
जो भी कहे उसी के अनुसार लिखिए। हम बस माइनस से लिख देते हैं -1। कितने मान होंगे? -1, 0 और एक क्या हुआ? एक मान हुआ 1। तो ये m बराबर 1 के लिए m के संभावित मान है -1, 0 और 1। आया समझ में? ठीक। तो m बराबर 1 के लिए m के संभावित मान -1, 0, 1 होगा या होता है। ठीक है। अगर यहीं पर कहें l बराबर 2, l बराबर 2 के लिए, l बराबर 2 के लिए संभावित मान बराबर संभावित मान क्या होगा? ये भी हम जानते हैं, बस वही है क्या से क्या तक? -1 से लेकर के प्लस l तक हम लिख सकते हैं -2, -1, 0, +1 और +2। ये क्या है? ये है m बराबर 2 के लिए m के संभावित मान। m बराबर 2 के लिए m बराबर 2 के लिए m के m बराबर 2 के लिए m के संभावित मान, m का मान ज्ञात कर रहे ना। तो m बराबर 2 के लिए m के संभावित मान क्या होंगे? -2, -1, 0, +1 और +2। तो आप यहाँ पे देख रहे ना कि अगर आपको m का मान ज्ञात है तो किसी l के लिए आप m का मान बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। ठीक है। अभी हम आपको ऑर्बिटल नहीं बताए हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। आपको पता है ना l क्या है? l किसके बारे में जानकारी दे रहा है? कोस के बारे में। तो l बराबर क्या लिखा गया? पहला कोस लिखा गया। कौन सा कोस? नहीं, l किसके बारे में जानकारी दे रहा है? l कोस के बारे में जानकारी दे रहा है। l किसके बारे में जानकारी दे रहा है? उपकोष के बारे में। और आपको बताया गया l बराबर 1 के द्वारा हमें कौन से उपकोष के बारे में जानकारी मिलती है? बताया गया। तो l बराबर 1 के लिए आपको बताया था फिर से S, P, D और F। ये जानते थे 0, 1, 2 और 3। यहाँ पे क्या दे? l बराबर 1, l बराबर 1 दिखाई गया ना। तो l बराबर 1 के लिए कौन सा कोष आपको मिल रहा है? P उपकोष। कौन सा उपकोष? P। आप जानते हैं P उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। जैसे P उपकोष होता है, P उपकोष में ऐसे 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, Px, Py और Pz। अब जब बुंड का नियम पढ़ेंगे वहां पे हम ऑर्बिटल की भी चर्चा करेंगे। ठीक। तो ये P उपकोष है, P उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो तीनों ऑर्बिटल यही है। यही मान हुआ क्या? एक के लिए -1, एक के लिए 0 और एक के लिए +1। इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है। तो ये है। तो आप हम आशा करते हैं कि आपको अगर m का मान दिया गया होगा तो m का मान आप बड़े आसानी के साथ बता सकते हो ना। आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम क्वांटम संख्या खत्म कर देंगे आज। ठीक है। फिर कल दोहराएंगे, कल आपको उदाहरण ढेर सारा कराएंगे यहीं पे क्वांटम संख्या को लेकर के। आगे देखते हैं। l बराबर 2 दिया गया, इसके लिए हम इनके संभावित मान याद कर लेंगे। इसी तरह से अगर l बराबर 3 दिया गया होता, क्या दिया गया होता? l बराबर 3 दे दिया जाए, कहा जाए l बराबर 3 के लिए m के संभावित मान बताइए, तो आप l बराबर 3 के लिए m के संभावित मान बता सकते हैं। क्या? -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ये क्या हो जाएगा? क्वांटम संख्या हो जाएगा। किसके लिए? किसी m के लिए m के संभावित मान होंगे। किसी l के लिए m के संभावित मान होंगे। और कितना मान होगा? आप देख इतना मान गिन सकते हैं। अगर कौन सा मान पूछा जाए तो आप ऐसे दिखाओगे कि ये कौन से मान है। आप पूरा मान लिख के दिखाओगे -l से लेकर के +l तक। लेकिन अगर केवल कुल मान बताइए किसी l के लिए, तो आप एक उस फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा? 2l+1। कौन सा? 2l+1। इसके द्वारा हम किसी l के लिए m का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी l के लिए m का मान बराबर जानते हैं 2l+1। जैसे यहीं पे हम देखें l बराबर 3 मान दिया गया, l बराबर 3 दिया गया ना। l बराबर 3 के लिए अगर हम कुल मान ज्ञात करना चाहिए, कुल मान यहाँ पे तुरंत बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? l का मान दिया गया 2 × 3 + 1, 2 × 3 + 1 कितना मान आ गया? 3 × 6 = 7।
कितना आ गया 7 मान। तो L बराबर 3 के लिए कुल 7 मान होंगे। L बराबर 3 के लिए कुल कितने मान 7। लेकिन कौन कौन से मान है, तो कौन कौन से मान पूछा जाएगा तो आप पूरा 7 मान दिखाओगे। -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 7 मान है। मिला के ना 3 3 6 0 7 है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं अगर कुल मान पूछा जाए तो कुल मान आप दिखाओगे, कुल मान यहां से ज्ञात कर लोगे, कौन कौन से मान है आप यहां से बताओगे। ठीक, तो चलिए आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। एक और बचा हुआ है, कौन बचा हुआ आप जान रहे हैं। ठीक, क्या बचा हुआ है, चक्रण क्वांटम संख्या। उसको हम कल बताएंगे, लेकिन कल उसको बताने से पहले एक बार पुनः चर्चा करेंगे। हो सकता है कल हम आप लोग लाइव जुड़े, अगर आप लोग, और तब हम डायरेक्ट आप लोग क्या कराएं, डायरेक्ट उदाहरण कराते हैं और भी समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, यहाँ पूरा वीडियो देखते नहीं और जान नहीं पाते क्या क्या वो आधा देखते हैं, जैसे आगे देखें और तुरंत आपने लिख दिया नाइस, पता नहीं आगे नाइस है कि नहीं है। ठीक, तो आप लोग पूरा देखा करें और ना समझ में आए तो बता दिया करें, फिर से वो टॉपिक बताया जाएगा। और हम चाहते हैं कि सभी लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन जितने लोग पढ़ रहे हैं उनमें कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, आप लोग मेहनत करें। थैंक यू, धन्यवाद।